बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करने जा रहे हैं बेटा अपनी तख्लीकी तहरीर में है वो है कहानी। आज हम कहानी लिखेंगे। हमारा आज का उन्वान है मेहनत में अज़मत। ठीक है, इस पर हम कहानी तहरीर करे जाएंगे। मैं आपको खाका भी दूंगी और इसके तरीक़ेकार भी थोड़ा समझाऊंगी कि हम कहानी किस तरह तहरीर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको तस्वीरों, और ये कहानी मेरे ख्याल से हमने कई दफ़ा अपने रिसालों में भी पढ़ी है और अपने बुजुर्गों और बड़ों से भी सुनी है, क्योंकि मेहनत में अज़मत है, यानी कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। ठीक है ना। जब भी आप कहानी तहरीर करने बैठें, कोई भी आपको तख्लीकी तहरीर दी जाए, तो सबसे पहले मौजू को समझना बेइंतहा ज़रूरी होता है। अगर मौजू पे आपकी गिरफ्त है और मौजू को आपने यानी उन्वान को, टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो उस पर तहरीर करना फिर कोई मुश्किल नहीं होती। इमला की जो गलतियां होती हैं वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जितनी आप मश्क करेंगे वो दुरुस्त होती जाती हैं। तो सबसे पहले हम तरीक़ेकार देख लेते हैं कि कहानी को कैसे तहरीर किया जाता है। फिर इसके बारे में मैं आपको इसका खाका भी दूंगी ताकि आपको मदद मिल जाए कि किस तरह कहानी को आपने तरतीब देना है। सबसे पहले कहानी की तमहीद बहुत दिलचस्प होनी चाहिए। यानी जब आपने अक्सर अपनी उर्दू रिसालों में या कहीं भी कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी होगी, तो आपने सुना होगा एक दफा एक बादशाह था, या कोई भी कहानी शुरू होने से पहले उसका पसे मंजर या उसके बारे में थोड़ा सा तारुफ दिया जाता है उन किरदारों का। ठीक है ना, कि कौन कौन से किरदार हैं, कौन क्या काम करता था, कैसी उसकी शख्सियत थी, उसके बाद कहानी शुरू होती है। आपको भी इसी तरीक़ेकार पर कहानी तहरीर करनी है। तरतीब और तसलसल, यानी कहानी में जुमलों का आपस में ताल्लुक होना चाहिए, यानी कि एक जुमला जो है उसका दूसरे जुमले के साथ कोई ताल्लुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बात कही, अपना कोई एक ख्याल जाहिर किया, उसके बाद आपने जो दोबारा दूसरा या तीसरा जुमला लिखा है उसके पहले जुमले से उसका कोई रब्त या ताल्लुक नहीं बन रहा। तो तरतीब और तसलसल से हो ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, एक कहानी जो है वो बिल्कुल वाक़यात जो हैं वो तरतीब के साथ सिस्टमैटिकली जो है वो बयान किए जा रहे हैं। फिर कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके जो अहम किरदार हैं आपकी कहानी के, उसको थोड़ी उसकी वजाहत कीजिए, उसका हुलिया बयान कीजिए, उसकी शख्सियत पे रोशनी डालिए, उसकी क्या खुसूसियात हैं, उसकी क्या खूबी है, वो कैसा दिखता है। ये सब कहानी तहरीर करने के लिए इंसान को इमेजिनेशन का ख्याल रखिए, तसव्वुर कीजिए, अपने तखय्युल से काम लाइए और उन किरदारों के बारे में पहले सोचिए। तो तहरीर करने से पहले आपने इन चीजों का एक जो है अपना रफ का जो है वो अलग जगह से खाका सा बना ले कि मेरी कहानी में ये किरदार होंगे, वो किरदार कैसे दिखते होंगे। यानी जब कहानी आपकी पढ़ी जाए तो किरदार पढ़ने वाले के जहन में आ जाए कि हाँ, ये जो किरदार, अगर फर्ज कीजिए बाप का किरदार है, किसी किसान का किरदार है, किसी लोहार का किरदार है, तो वो जो शख्सियत, जो किरदार आप बताना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कहानी तहरीर कर रहे हैं, वो बिल्कुल पढ़ने वाले की नजरों के सामने आ जाए। ठीक है। फिर मंजर निगारी, यानी कि वो कौन सा पसे मतलब किस तरह गांव में हो रहा है, किस तरीके से है, क्या मौसम हो रहा है, जो किरदार आपस में बात कर रहे हैं वो किस माहौल में बैठे हैं, उनकी इर्द गिर्द क्या चीजें मौजूद हैं। तो जैसे कि आप जैसे ड्रामा देखते हैं, तो ड्रामा जब आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक घर नजर आता है, उसमें आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें आपको मौसम दिखाते हैं, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसी मुनासबत से लोगों ने कपड़े पहने होते हैं। तो इसी तरीके से आपने उन किरदारों के मंजर को भी जो है वो थोड़ा बहुत बयान करे। इससे क्या होता है कि कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है और पढ़ने वाले के लिए उसका मजा दोबाला हो जाता है। फिर कहानी का हमेशा हतमी नतीजा आना जरूरी है, यानी कि कहानी क्या होगी, उसमें सबक आमोज होगी, नसीहत आमोज होगी, कोई ना कोई जो मोरल है वो आप जरूर कहानी में देंगे। तो हम कहानी के अपने खाके की तरफ आते हैं। अच्छा, मिसाली एक खाका मैंने आपको नमूने के तौर पे बता दिया है, उसकी तस्वीर के मुताबिक अब आपने अपने तौर पे भी लिख सकते हैं। आपने कोई और इस मौजू पर कहानी पढ़ी हो या खुद आप तहरीर करना चाहते हो, तब भी आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने जो कहानी ली है उसमें मैंने एक किसान के बारे में ली है कि किसान है जो खेतों में काम करता है, उसके 3 बेटे होते हैं और वो तीनों के तीनों कामचोर होते हैं। ठीक है ना। और वो काहे कामचोर, कोई काम करना नहीं चाहते, और बाप बहुत मेहनत करता है और बहुत समझाता है और नसीहत करता है कि बेटा मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, लेकिन नहीं सुनते। तो क्या करता है कि वो
بچوں کو آخر جب اس کا اپنی وصیت میں لکھ جاتا ہے کہ اس نے اس پوری جو اس کا کھیت ہے، جو اس کی زمین ہے، اس کے اندر اس نے خزانہ دفن کر رکھا. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں اس کی وفات کہ وہ پیسوں کی لالچ ہوتی ہے کہ خزانہ ملے گا، تو کیا کرتے ہیں پورا کا پورا کھیت کھود دیتے ہیں. اب جب کھیت کھود دیتے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. تو جو باپ کا دوست ہوتا ہے وہ بہت عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے، اسے کہتا ہے اب تم نے تو اتنی محنت کر کے جو یہ کھیت کھود لیا ہے تو اب ایسا کرو اس میں بیج بھی ڈال دو. کیا ہے آپ اتنی محنت کر لی ہے تو اس میں کیا فرق پڑے گا. تو بیٹے چار ناچار یہی کام کرتے ہیں کہ اس میں پھر وہ بیج ڈال دیتے ہیں. جب بیج ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کو پانی بھی دینا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اس معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آخرکار فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کو بیچ کے خوب منافع کماتے ہیں. اور پھر ان کے باپ کا جو دوست ان سے کہتا ہے کہ دیکھا محنت میں، یعنی کہ تم جو پیسے حاصل کرنا چاہتے تھے اور جو تم چاہتے تھے کہ زندگی اچھی خوشحال گزار کرو، تو وہ بغیر محنت کے تو ممکن نہیں ہے. جب تک انسان محنت نہیں کرے گا وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے اس کہانی کو آپ نے تخلیق کرنا ہے. آپ کو جو مختلف انداز میں، یہ ایک مثالی نمونہ تھا، آپ جس انداز میں چاہیں اس طریقے سے بھی آپ کہانی تخلیق کر سکتے ہیں. تو سوال آپ کا ہے، جو آپ کو کام کرنا ہے محنت میں عظمت کے عنوان پر آپ کو کہانی تحریر کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.